माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COAD कहते हैं। और आज की टॉपिक में बेसिकली हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे, जो कि आपका एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसीज होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसीज है, उसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि COPD। और ये जो आपका COAD और यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसीज या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये आपका एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि लंग्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रैकिया के अलग अलग लेवल से आपको एयर जो है वो स्मॉलेस्ट एयरवेज तक पास नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे आपका क्रोनिक या फिर पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो COAD और COPD जो है वो आपके जो डिसीजेस इंक्लूड करते हैं वो है आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एफिसिमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रैंकियाटेसिस। तो ये जो आपके डिसीजेस हैं, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसमें जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एफिसिमा अस्थमा है, ये ऑफन आपको एक साथ ही पेशेंट इससे सफर करता है। तो अब ये जो ब्रोंकाइटिस समझने से पहले हम लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस फिगर में आपका लंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये आपका लैनोरिक्स है और ये जो है ये पूरा जो है वो आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया यहाँ फर्दर आपकी डिवाइड हो जा रही है आपकी प्राइमरी ब्रोंकी में, और ये प्राइमरी ब्रोंकी जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है आपको सेकेंडरी में, और ये सेकेंडरी जो है वो फर्दर डिवाइड होती है आपकी टर्शरी ब्रोंकी में। और टर्शियरी ब्रोंकी के एंड में आपका इस तरह से फर्दर डिविजन्स हो जाता है, जिनको कि हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस लंग्स के यहाँ साइड में ये जो पोर्शन है ये आपका कार्डियक नॉक है, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो ब्रोंकियोल्स हैं वो सबसे एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका अगर हम सेक्शन देखते हैं तो वहां पे देखिए इस तरह का आपका एक एल्वियोली शो होता है, और यहाँ पे ही एल्वियोली डक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे आपको पल्मोनरी वेन इस तरह से होता है, और आर्टरीज जो होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपने देख लिया अबाउट आपका लंग का स्ट्रक्चर्स, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल ट्री के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो बेसिकली, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ये आपके ब्रोंकियल ट्यूब को अफेक्ट करता होगा, तो ये आपका ब्रोंकियल ट्यूब का ही इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें कि आपके ट्यूब्स के अंदर म्यूकस का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, जिसकी वजह से टिश्यू जो है वहां का स्वेल होने लगते हैं, और जो पाथवे होता है वो बिल्कुल आपका नैरो हो जाता है, या कह सकते हैं लगभग क्लोज हो जाता है। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है वो बेसिकली आपका दो तरह का होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो है उसको पर्सिस्टेंट कफ होता है, और उस कफ के साथ उसको एक्सपेक्टोरेशन भी होता है, यानी कि स्प्यूटम का प्रोडक्शन भी होता है। और ये लगभग कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट में आपका एटलीस्ट 3 मंथ तक कंसेक्यूटिव 2 इयर्स तक कंटिन्यूअस वो कफ से सफर कर रहा है, तो पर्सन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये जो कफ है जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है वो आपको ग्लोबुलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं उसके ओवर सिक्रीशन की वजह से होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगता है। और ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है ये आपको मिडिल एज मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसा कि मैंने बताया कि आपको एफिसिमा पेशेंट को उसके साथ हो सकता है, क्योंकि ये साथ में ही अकर करते हैं। तो इसीलिए आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, जो भी पर्सन सफर कर रहा है उसको एफिसिमा होने के चांसेस भी लगभग रहते ही हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, तो इस फिगर में ये जो है ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा एयर, यहाँ से एयर इजिली पास कर सकता है, ठीक। यहाँ पे ये जो है ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये ग्लोबुलेट सेल है, यहाँ मैक्रोफेजेस है, ठीक है। लेकिन जब यही ब्रोंकी इन्फेक्टेड हो जाता है
ठीक, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ओवर सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जो है ये म्यूकस है, ये पूरा येलो कलर का जो है जिसकी वजह से सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग हो गई है और इसके चारों तरफ ये आपको थिक म्यूकस ब्लॉक जो है वो आपको मतलब पूरा ब्लॉक कर देता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से एयर पाथवे जो होती है वहां से एयर पास नहीं हो पाती है। अब हम बात करेंगे ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो कैसे होता है, मतलब उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपकी स्मोकिंग, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशन, इन्फेक्शन, फेमिलियल या फिर जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि मेजर कॉज जो होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के वो है स्मोकिंग और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक स्मोकिंग और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होते हैं ये आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग मैक्सिमम केसेस इन्हीं की वजह से होते हैं। तो इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग की सबसे पहले बात करेंगे। तो जो हैवी स्मोकिंग जो होती है वो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी पर्सन में। ठीक है, जो हैवी सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरेटिव 4 to 10 टाइम्स मोर प्रोन होते हैं, मतलब उनमें फास्टली डेवलप करता है आपको ब्रोंकाइटिस। अगर कोई पर्सन है वो प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसके जो लंग्स है वो फिर अफेक्टेड होने लगते हैं, और उसमें बेसिकली क्या होता है, जो सिलेरी मूवमेंट होती है वो इम्पेयर हो जाती है। साथ में जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो कि आपको फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करते हैं और आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको उनका फंक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। साथ ही जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो वहां पर हाइपोट्रॉफी या फिर हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है, और जो स्मॉल एयरवेज है वहां पे लगभग कंसिडरेबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब एयर वहां से पास नहीं कर पाता है। और ये स्मोकिंग की वजह से वैगस जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है, और जब ब्रोंकी कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो जो एयर का पाथवे है वो और नैरो हो जाता है और प्रॉपरली एयर वहां से पास नहीं कर पाता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन एरियाज में देखने को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि रूरल के कंपैरेटिव अर्बन एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह से स्मोक्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और खास करके जब अगर एयर में आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर डस्ट या फिर टॉक्सिक फ्यूम्स प्रेजेंट हो तो वो आपके ब्रोंकी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। ऑक्यूपेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं वो आपको ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डस्ट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कॉटन मिल्स हो गए, प्लास्टिक फैक्ट्रीज हो गई। तो यहाँ पे वो वर्कर्स जो है कंटिन्यूसली एक्सपोजर में होते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से उनके जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे फंक्शन करना प्रॉपरली बंद कर देते हैं और उन्हें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के डेवलप होने के चांसेस उनमें इंक्रीज हो जाते हैं। जो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जो है वो स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन के कंपैरेटिव सेकेंडरी लेवल पे आता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल, वायरल और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस है वो आपको इनिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन को थोड़ा भी लंग्स का प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस के इनिशियल सिम्टम्स भी हैं तो उसको ये और इनिशिएट कर देता है, मतलब और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। फिफ्थ है आपका फेमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि फैमिलीज जो होती हैं उनमें अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं तो वो भी जनरेशन टू जनरेशन कभी कभी प्रोसीड करते रहता है, मतलब कि एक या दो पर्सन को एक लार्ज फैमिली में अगर है तो दूसरे को भी होने के चांसेस हो सकता है। ऊपर से क्या होता है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकर्स के कंपैरेटिव ज्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि स्मोकर्स के आगे अगर वो आते हैं तो उनसे जो स्मोक करके जो वो स्मोक छोड़ रहे होते हैं तो वो जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करते हैं कंपैरेटिव टू स्मोकर्स, क्योंकि वो आपके नॉन स्मोकर्स के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है उस स्मोक को इनहेल करने की वजह से।
तो ये था अबाउट आपका फैक्टर्स। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो हम किन सिम्टम्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स दिखते हैं उन पेशेंट में। तो वो पेशेंट्स जिनको कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उनको पर्सिस्टेंट कफ होता है, और उसके साथ ही आपको उनको कोपियस एक्सपोटरेशन होता है, मतलब थिक स्प्यूटम, जो कि येलो कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, कभी कभी उसमें आपके ब्लड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस तरह की स्प्यूटम वो प्रोड्यूस करता है। और साथ ही उस स्प्यूटम की स्मेल जो होती है वो बहुत ही खराब होती है, फाउल स्मेल होता है, क्योंकि उसमें वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और ये चीज जो है वो अगर कंटिन्यूस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रही हो, चलती रहती है ऐसे पेशेंट्स में। और अगर इनिशियली बात करें तो हैवी स्मोकर्स में पहले तो मॉर्निंग कटार होता है, मतलब कि उन्हें थोड़ी खसखस टाइप की गले में फीलिंग होगी, साथ ही उनका जो थ्रोट है वो उनको क्लियर नहीं रहेगा, और खास करके विंटर्स में ऐसे केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकेंड सिम्टम हो सकता है कि उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हों, और जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में उनमें किसी तरह का टिश्यू स्कार हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। उसके साथ ही आपको डिस्पीनिया, जब बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको डिस्पीनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। वीजिंग हो सकता है। वीजिंग में आपको क्या होता है कि जब आपका जो ब्रोंकी है वो अगर कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट है, तो आप जब सांस लेते हो तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम वीजिंग कहते हैं। नेसल कंजेशन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, आपको फैटीग हो सकता है, ठीक है। साइनोसिस यानी कि स्किन का जो कलर है वो ब्लू या ग्रे हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। और खास करके जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट में अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो उन पेशेंट्स को ब्लू ब्लोटर्स के नाम से भी लोग कंसिडर करने लगते हैं। उसके साथ ही आपको राइट हार्ट फेलियर के कुछ सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। जो हार्ट है जब उसका एक्सरे होता है तो वो थोड़ा इनलार्ज शेप में दिखाई देता है। साथ ही पेशेंट को स्लाइट फीवर हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, जहाँ पे यहाँ पे ये ब्लॉकेज जो है वो क्लियर है, लेकिन जब यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो गया है तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है और एयर पास नहीं कर पा रहा है, तो उनमें पेशेंट्स को कफ, म्यूकस का प्रोडक्शन, फैटीग, स्लाइट फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। तो जैसा बताया कि चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, जिससे कि हमें हार्ट के शेप में अगर चेंजेस नजर आता है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। जो स्प्यूटम का एनालिसिस करते हैं कि क्या वो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। सीटी स्कैन और हाई रेजोल्यूशन एक्सरे बॉडी के अलग अलग एंगल से लेके इनका डिटेक्शन होता है कि पर्सन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या नहीं। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम एयर ओपनर्स यानी कि ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से वो जो एयर पैसेज है उसको थोड़ा इजी बना देता है और जो ब्रोंकाइटिस सिम्टम्स से थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करता है। सेकेंड है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जो स्वेलिंग होती है उसको थोड़ा कम कर सकता है, जिसकी वजह से जो पाथ है वो थोड़ा और ओपन हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है जब खास करके उन केसेस में जब सीरियस हो जाता है केस, या फिर लंग ट्रांसप्लांट यानी कि नया लंग दे दिया जाए जिससे कि वो नॉर्मल फिर से ब्रीथ कर पाए। इसके अलावा ट्रीटमेंट के अलावा हम इस चीज से बच भी सकते हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करते हैं, बैड एयर्स को अवॉइड करते हैं या वैक्सीनेटेड हो जाए, तो हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से कहीं ना कहीं तो फाइट कर सकते हैं। और तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।